हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से एजी मैथ क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसका मैथ का एक सेट लेके आए हैं हम आप लोग के लिए। और इसमें आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखिएगा। और इसमें हम पहले क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन नज़र आएगा उसको हम समझा देंगे, ठीक है। इससे आपका समय भी बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन पहले देख लीजिए आराम से, ठीक है। पूछ करके आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें हम बताने जा रहे थे कि इसमें जो बोला गया है कि एक किसान के पास कुछ गायें थी जिसे अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को कुल गायों का आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 और चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त होती है। तो कुल गायों की संख्या क्या है? देखिए इसमें कुल गायों की संख्या पूछी गई है। तो कुल गायों की संख्या हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ मान लिए कुल गायों की संख्या x, ठीक है। कुल गायों की संख्या x मान लिए। अब देखिए यहाँ पे x, अब प्रश्न से जो पूछा बोला गया वो करते जाना है। x में से कुल गाय तो x है, x में से x/2 यहाँ पे हम माइनस किए हैं। देखिए x/2, क्योंकि पहले पुत्र को कुल गायों का आधा दिया जा रहा है। आधा तो मतलब समझ ही रहे हैं, कोई भी संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आधा हो जाता है। फिर दूसरे को x/4 और तीसरे को x/5। और ये तीनों को जोड़ के ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखेगा कि ये सब तीनों को देने के बाद चौथे पुत्र को 7 प्राप्त होता है, यानी यहाँ 7। यानी टोटल कुल था x में से हम x/2 और x/4 प्लस x/5 जोड़ के और कुल में से घटा देंगे ये तीनों को, जो दे देने के बाद तो वही बचेगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बस इसको कैलकुलेशन कर देना है। इसको भिन्न का जोड़ भी सब नीचे 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 आया। 20 देखिए एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ये 20 जो है उसको हम डायरेक्ट इधर भेज दिए हैं राइट साइड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे 7 गुना 20 वही 7, ये नीचे वाला 20 है, ये वाला 20, ठीक है। सॉरी यही वाला 20 ही वहाँ चल गया है, ठीक है। और यहाँ पे 19x हो गया और ये 20 यहाँ से 20x माइनस यहाँ ये 20x कैसे आया, तो ये वाला 20 जो है इससे गुना होता है, ठीक है। इससे गुना होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग को तो पता ही होगा। चलिए 20x में से 19x जाएगा तो 1x बचा और 1x बराबर यहाँ 7 दूनी 14, 140 हुआ, यानी आपका 140 कुल गायों की संख्या थी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आपका एक ट्रेन है जिसका लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। और 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 सेकेंड लगता है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पे ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, तो वही यहाँ पे ट्रेन का लंबाई जो है आपका, ये जो ट्रेन का लंबाई है ये 100 मीटर यहाँ पे है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म था चूँकि 100 मीटर का, तो ये प्लेटफॉर्म जो है 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेन अगर आप किसी भी चीज़ को पार करती है, चाहे वो कोई दूसरी ट्रेन हो या फिर प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई नदी या पुल हो, ठीक है, जिसका कुछ लंबाई हो, ठीक है, तो वो दोनों की लंबाई के योग को पार करती है। यानी ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और आपका प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी हो वो उसकी लंबाई को भी पार करेगी। मतलब 200 मीटर यहाँ पार कर रहा है ट्रेन। देखिए ट्रेन का खुद का लंबाई 100 है और प्लेटफॉर्म है 100, तो 100 और 100 दोनों जोड़ के यहाँ पे जो 100 यहाँ पे जो हम लिखे हैं 200 मीटर बराबर 6 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 6 सेकेंड में पार कर रही थी और ट्रेन की लंबाई थी यहाँ पे 100, ये 100 ट्रेन है और ये 100 जो है नीचे वाला 100, ये वाला जो 100 है नीचे, ये आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई है, ठीक है। तो 200 मीटर 6 सेकंड में पार कर रही है। तो पूछ रहा है कि 200 मीटर, अब एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका लंबाई 200 मीटर है, तो उसको वो कितने देर में पार करेगी? तो देखिए ये वाला 200 मीटर दूसरा प्लेटफॉर्म है और ये 100 ट्रेन का लंबाई है, तो अब दोनों का योग को ही ना पार करेगी। प्लेटफॉर्म जो 200 है वो उसको भी और अपना लंबाई 100 को भी, तो इसीलिए यहाँ पे हम 300 मीटर बराबर लिखे हैं, क्योंकि 200 मीटर बराबर है आपका 600 सेकेंड, ठीक, सॉरी 6 सेकेंड। तो यहाँ पे 300 मीटर बराबर कितना होगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर दीजिए और बट्टा 200 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। 6 गुने 300 और बट्टा 200,
तो ये आपका आ जाएगा 9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 1,000 रुपये की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। देखिए, पहला बात तो चक्रवृद्धि ब्याज जो जानते हैं उसका बेसिक रूल से अगर इसको बनाएंगे तो उसमें कितना समय लगेगा इसका अंदाज़ा आप लोग खुद देख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं करने जा रहे, यहाँ पे इसमें ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए, सब क्वेश्चन में ट्रिक लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब ट्रिक याद रखना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे ट्रिक का हमको लगेगा ज़रूरत है और जो बिना ट्रिक के बेसिक रूल से अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हम उसमें ट्रिक का यूज करेंगे, ना कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बेसिक रूल से भी आसानी से बन सकता है, तो उसमें हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका मूलधन दिया हुआ था 10,000 रुपया, रेट 10% और समय 3 वर्ष दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए एक बात बता देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ाए नहीं है चूँकि ट्रिक वाला, इसलिए आप लोग को थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो हम इसको वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे अभी भी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या करना है ना, इसमें देखा जाता है सिर्फ समय, ठीक है। समय पे मेन फोकस रखना है, बाकी उसका ट्रिक होता है। यदि 3 साल है तो यहाँ पे 3 3 1, पहले देखिए 2 साल का समझ लीजिए। 2 साल अगर समय रहता है, इसी में यही क्वेश्चन में मूलधन 10,000, रेट 10% और सियाई पूछता है, समय 2 वर्ष दिया रहता है, तो 2 साल का कोड होता है। देखिए कोड होता है 2 और 1, ये कोड है। अब ये कैसे काम करता है वो आपको आगे समझ में आएगा। अभी 3 साल वाला दिया है, इसलिए 3 साल का याद रखिएगा कोड। 2 साल का 2 1 और 3 साल का 3 साल का होता है आपका कोड 3 3 1, याद रखिएगा 3 3 1। वही कोड का यूज किए हैं, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, याद रखिएगा। ये कोड को याद रखिएगा, आप लोग आराम से समझिएगा। ये कोड 2 1 और 3 3 1, इसको याद रखना है बस। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले 10% इसका रेट दिया हुआ है, तो 10,000 का 10% निकालेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10,000 का 10% 1,000, तो ये जो 1,000 है यहाँ पे, यही 1,000 10% निकल गया। अब फिर चूँकि 3 बार निकालना है, क्योंकि इसमें कोड में 3 3 1 है, यानी 3 डिजिट है, तो 3 बार हम 10% निकालेंगे। तो हर बार याद रखिएगा, हर बार इसी का 10% मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत कोई यहाँ पे ही चूक कर देता है, ठीक है। प्रेशर रहता है तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। 10% जब निकालेंगे तो पहले पी का 10% निकालेंगे मूलधन का, तो 1,000 आया। फिर उसके बाद 10% निकालेंगे तो 1,000 का 10% यहाँ पे निकाला गया है। जो 100 देख रहे हैं आप, देखिए ये जो 100 देख रहे हैं नीचे वाला 100, ये आपका ये इसका 10% है, ठीक है। उसी तरह फिर जब अगला जब निकालेंगे तीसरा बार, तो फिर इसका 10% निकालेंगे, 100 का 10%, तो उसका 10% 10 आएगा। 10% निकालने के लिए सिर्फ 1 जीरो हटा देना पड़ता है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में 1 जीरो हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब कोड क्या था 3 3 1, तो तीनों में देखिए कैसे हम गुना किए हैं। 1,000 में 3, 100 में 3 और 10 में 1, तो 3 3 1 का कोड लगा के तो यहाँ पे देख लीजिए 1,000 गुने 3 किए तो एक यहाँ पे आ गया 3,000, इसका 100 गुने 3 किए तो 300 और 10 गुने किए तो 10। अब इसको जोड़ दीजिए, CI निकल गया। यही है आपका ट्रिक। बताने में समय लग रहा है लेकिन बनाने में समय नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4th कि शशि एक काम को रवि की तुलना में 50% अधिक दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम को समाप्त करता है तो शशि वह कार्य कितने समय में समाप्त करेगा। देखिए पहले तो यहाँ बोला गया है कि शशि 50% अधिक समय लेता है काम करने में। क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, ठीक। 50% शशि अधिक ले रहा है, तो अगर हम रवि को हम 100 मान लेते हैं, ठीक। इसमें परसेंटेज का जब बात आता है तो 100 मान लिए, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो रवि को हम 100 मान लिए हैं, तो इसका समय हो जाएगा 150 दिन में करेगा ये, ठीक है। अब जब 150 दिन में ये कर रहा है शशि, तो देखिए टाइम को जब क्रॉस कर देते हैं तो ये आपका समय का स्ट्रेंथ का अनुपात निकल जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इसका निकल जाएगा 100 और 150, इसको जब काटिएगा तो आप 2:3 निकलेगा। और यहाँ पे जो हम साइड में लिखे हैं, आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है वर्क बराबर स्ट्रेंथ इंटू टाइम या टाइम इंटू स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क का है। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम आपका दिया हुआ है, आप
18 दिन में समाप्त कर रहा है काम को, और स्ट्रेंथ आपका दोनों मिल के कर रहा था काम, इसलिए 5 स्ट्रेंथ लिया गया है, क्योंकि 2 और 3 जब जोड़िएगा, 2 और 3 तो 5 ही स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, तो 18 गुने 5 जब कर दीजिएगा तो वर्क निकल जाएगा, टाइम इंटू स्ट्रेंथ। तो 90 जो दिया हुआ है वो आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क 90 हो गया। अब यहाँ पे शशि के द्वारा देखिए वो 2 का स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में आपका, शशि कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चूंकि शशि का स्ट्रेंथ कितना है, शशि का स्ट्रेंथ है 2। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये शशि का स्ट्रेंथ है। ठीक है, और यहाँ टोटल अगर शशि अकेले कितने दिन में करेगा पूछ रहा है, तो टोटल वर्क उसका 90 था, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 90। ठीक, ये वाला तो 90, और उसका स्ट्रेंथ कितना था 2, तो 90 बटा 2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45। यही आंसर है। ठीक है, अगर रवि का पूछता तो 90 बटा रवि का जो स्ट्रेंथ है यानी 3, तो 90 बटा 3 यहाँ कर देंगे तो वो 30 दिन निकल जाएगा, वो रवि 30 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो पूछा चुकी गया था आपका शशि के बारे में, तो 45 दिन हो जाएगा उसका। कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है। तो देखिए पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात दिया हुआ है। अगर पुत्र 1 है, पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पुत्र को 1 है तो पिता 3 हो जाएगा, और चूंकि ये वर्तमान है इसलिए इसका साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, वर्तमान का उम्र का बात किया है। और ये 15 साल के बाद आपको बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद का बात बोल रहा है, इसलिए 15 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की दुगनी। तो पुत्र 1 होगा तो पिता 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आगे हम लोग को यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा 15 गुने 1/1, इसको समझ लीजिए। ये तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम कैसे ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये 3 - 2। ठीक, कैसे आया 3 - 2, तो उसको समझिए। देखिए इसमें इस 3 को इससे पहले 1 से गुना किए। ठीक है, तो वही 3 गुने 1 किए तो 3 एकम 3 हो गया यहाँ, और इसके बाद ये 2 को 1 से गुना किए। ठीक है, तो ये 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 - 2 करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ गया। अब इसको 1 को याद रखिएगा, यही 1 यहाँ पे नीचे में 1 जो लिखा हुआ वही वाला 1 है। ठीक है, अब यहाँ 15 गुने 1 कहाँ से आया, तो 15 देखिए इसका जो समय का यहाँ पे अंतर है तो वो कितना है, तो प्रजेंट का बात यहाँ पे किया गया था, उसके बाद नीचे 15 वर्ष बाद का बात किया है। तो देखिए कितना का डिफरेंस है समय में, 15 साल का डिफरेंस है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 साल पहले अगर रहता, ठीक है, चलिए उतना नहीं, आप लोग इसका डिफरेंस तो निकालना जानते ही होंगे। ठीक है, प्रेजेंट और 15 वर्ष बाद का बात हो रहा है, तो 15 साल वहाँ डिफरेंस हो जा रहा है, इसलिए वो 15 यहाँ पे डिफरेंस लिखाया है। ठीक है, अब इसके बाद ये एक कहाँ से आ रहा है, तो ये एक देखिए, ये 2 और 1 यहाँ पे देख रहे हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे ये 1 लिखाया है। ये समझ में आ गया बस। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से बैक जाके समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है। 15 एकम 15/1 किए तो 15 आया। अब पूछा गया है आपका पुत्र का वर्तमान उम्र, इसलिए पुत्र हम यहाँ पे देखिए 15 आ गया है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र जब पूछा है तो 15 गुने वर्तमान में पुत्र का अनुपात क्या था, 1 था, तो 1 गुना 15 कर दीजिए, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। वही यहाँ पे 1 गुने 15 किए, 15 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। इसका एचसीएफ निकालना था 21, 42 और 63 का। तो 21, 42, 63 का एचसीएफ आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, इस सब का कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आप खुद भी कर सकते हैं। अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी में। और एचसीएफ एलसीएम ये जो चैप्टर है इसका बेसिक रूल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे किसका हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया है, तो इसका जब प्राइम फैक्टर निकाल लें तो इसका निकला 7 × 3, 42 का 732 और 63 का 733। अब इसको देख लीजिए कैसे किए हैं। यहाँ पे जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकाला जाता है तो जो तीनों में कॉमन होता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, 7 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तीनों में कॉमन अगला नंबर जो है जो तीनों में कॉमन है कौन है, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 × 3 लिख दिए। अब बस ये 2 देखिए, यहाँ पे जो ये वाला 2 है, ये 2 सिर्फ इसमें है 42 वाला में। ठीक है, तो ये नहीं लिखाएगा। ये 3 जो है ये लास्ट वाला में सिर्फ 63 में है, तो ये भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में कॉमन है नहीं, तो इसलिए ये सब नहीं लिखाएगा। तो यही 7 × 3 यहाँ लिखा गया, 7 × 21। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 नंबर में बोला क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे घन की भुजा को 50% बढ़ा रहा है, तो पहले घन की भुजा हम मान लेते हैं 100 था, ठीक है। पहले घन की भुजा को 100 माने, उसके बाद 50 आफ्टर 50% इंक्रीज, देखिए 50% बढ़ाने के बाद अब हो जाएगा आपका कितना 150, और उसको काट के यहाँ पे 2:3 निकाल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है यहाँ 6 × 4 जो किए हैं, तो चूंकि घन का भुजा का आपका फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, घन का भुजा का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 × भुजा स्क्वायर, वही 6 × भुजा स्क्वायर, यानी इसका भुजा है 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका भुजा है आपका 6, सॉरी 6 भुजा नहीं है, 6 ये वाला, और इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 6×9 = 54, यहाँ 6×24 हो गया है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका बढ़ाने के बाद 50% बढ़ाने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो अब कितना बढ़ रहा है, 24 से 54 कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, तो वही 30 ऊपर में यहाँ पे लिखे 30 का वृद्धि होगी, ठीक है, 30 का वृद्धि, लेकिन 30 का वृद्धि तो हुआ है, लेकिन कितना से, कितना से 30 का वृद्धि, तो 24 से 30 का वृद्धि हो रहा है तब ना 54 हो रहा है, तो 24 नीचे लिखा जाएगा। कितना का वृद्धि हुआ, 30 का, कितना से, तो 24 से, तो 30/24, चूंकि कितना प्रतिशत वृद्धि पूछा है इसलिए गुना 100 करना होगा, तो 30/24 × 100 कीजिएगा, काट के आप लोग ले आइएगा, 125 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगला क्वेश्चन है 30 का डिग्री का पूरक कोण क्या है। अगर पूरक कोण और समपूरक कोण आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें पूरक कोण जो है, पूरक कोण वो होता है वैसे दो कोणों का जोड़ा जिसका सम 90 हो, जिसका सम 90 हो। देखिए कोई भी दो कोण का जोड़ा हो सकता है, एक्स वाई मान लेते हैं बराबर 90, उसमें से आप तो इस मान लेते हैं हम इसको 30 माने हैं एक्स को, तो वाई आपको पूछ रहा है कितना होगा, तो इधर 90 होता है दोनों को जोड़ के, तो बताइए वाई निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको 30 को जब इधर भेजिएगा तो 90 - 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरक कोण निकालने का, वही चीज़ यहाँ पे की है, 90 - 30 की जगह 60 आ जाएगा। लेकिन अगर संपूरक, यही चीज़ संपूरक में अगर रहता तो संपूरक का होता है आपका जो दोनों कोणों का जोड़ है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री। अगर यही पूरक की जगह संपूरक कर दें हम लोग तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, संपूरक इसका 30 डिग्री का समपूरक कोण अगर पूछेगा तो कितना आ जाना चाहिए बताइए, 30 यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है, 150। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपका वर्गमूल निकाल के उसको जोड़ देना है। यहाँ पे हालांकि वर्गमूल दशमलव संख्या का निकालना है, तो दशमलव संख्या जो वर्गमूल निकालने जानते हैं तो किसी भी संख्या का निकाल दीजिएगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ जीरो जो है 9 के पहले की उसको भूल जाइए, 3 का आपका स्क्वायर रूट निकलेगा, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा। और यहाँ पे देखिए अब ध्यान देना है दशमलव कितने, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है, देखिए 000 और 9, तो 4 अंक है, तो 4 को आप आधा कर दीजिए, 4 का आधा 2, तो याद रखिएगा नीचे में 1 पर 2 जीरो बैठा दीजिएगा, 4 दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 का आधा 2, तो नीचे में 1 पर 2 जीरो, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे है 4, तो पहले 4 से पहले वो 0 जो है पॉइंट उन सब भूल जाइए, 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 का आधा कीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्योंकि ये सब आप लोग सब समझ रहे हैं, फिर भी देखिए बहुत कोई है ऐसा जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जोड़ है बस कर दीजिए आ जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बताने की जरूरत नहीं है, इसमें स्थानीय मान, अब सोचिएगा कि आप क्या सर स्थानीय मान बता रहे हैं। देखिए इसमें स्थान ये जो नंबर दिया हुआ है जो 74383482, इसमें 8 का स्थानीय मान का आंसर पूछा है, तो बताइए, तो पहला 8 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे,
ठीक है, और दूसरा 8 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला 8 का यहाँ स्थानीय मान निकालेंगे तो इतना निकलेगा, और ये वाला 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 80 निकलेगा। यानी 80,000 में से 80 घटाइएगा तो आपका ये आ जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है। अब इसका हम लोग और एक बात बता दे रहे हैं, ये जो आप देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी तो, और ये मत समझ लीजिए कि 2013 का है तो बहुत पुराना है। और देखिए 2016 तक तो एग्ज़ाम ही हुआ, उसके बाद तो गैप बहुत 2 साल 3 साल का गैप हो गया, तो उधर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था एनटीपीसी का। तो यही सब क्वेश्चन है। और अब पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में इतना जानिए कि ऑनलाइन में ऑफलाइन से ईजी ही रहता है क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 3 ठो संख्या दिया हुआ है, तीनों को गुना करने के बाद इकाई अंक में क्या कौन सा स्थान आएगा। देखिए, इकाई अंक का स्थान पूछा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो इकाई अंक है तीनों नंबर का, उसको हम लोग सिर्फ गुना करेंगे। तो 2 गुने 8 गुने 6, वही चीज़ हम यहाँ किए हैं। तो 2 अठी 16, 16 छक 96, 96 आ जाएगा। अब 96 का इकाई अंक क्या है, 6, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, आंसर 6 हो जाएगा इसका। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मस्त क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छा से। इसका बेसिक, इसका ट्रिक जो है वो ट्रिक हम को याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हैं, ट्रिक भूल ही जाता है कोई भी। आपको भी बताएंगे, आज अभी बताएंगे, लगेगा समझ में आ गया, बहुत अच्छा भी लगेगा कि बहुत शॉर्टकट था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सब भूल जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर छूट जाएगा तो फिर भूल जाइएगा। तो जहाँ बेसिक कभी भूलता नहीं है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका एवरेज दादा दादी का दिया होता है 67। ठीक है, तो सम उसका निकाल देंगे हम लोग। सम निकल जाएगा यहाँ पे 134, क्योंकि दादा और दादी का एवरेज दिया होता है 67। तो दादा और दादी 2 आदमी हैं, तो यहाँ पे 2 आदमी का जब एवरेज दिया हुआ तो 2 आदमी का सम निकाल देंगे, उसमें एवरेज से गुना कर दीजिए तो सम निकल जाएगा, 134 हो गया। और उसी तरह यहाँ पे पिता और माता, ठीक, फादर मदर का सम आपका दिया हुआ, सॉरी एवरेज दिया हुआ है 36, तो उसी तरह सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका जब सम निकालिएगा फादर एंड मदर का, तो आपका 36 दूनी 72 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद 3 ठो उसका पोता पोती है, ठीक है, जिसको ग्रैंड सन बोलते हैं। तो उस सब का एवरेज दिया हुआ है आपका 6 साल। ये जो 6 साल दिया हुआ तीनों ग्रैंड सन का। तो अब इसका जब सम हम लोग निकालेंगे तो इसका सम निकलेगा 18, 6 18, क्योंकि 3 ठो है, याद रखिएगा, यहाँ 3 ठो है, इसलिए 3 गुने 6 करेंगे, यानी 6 गुने 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 ठो था, माता पिता दादा दादी तो 2 से गुना कर रहे थे उसका एवरेज में। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना करना होगा एवरेज में, तो 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एवरेज ऑफ ऑल फैमिली, सभी परिवार का संयुक्त रूप से आप पूछा गया है औसत क्या होगा। औसत पूछा गया, एवरेज ऑफ ऑल फैमिली, मैम, एवरेज ऑफ ऑल फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है, जब हमको पूरा परिवार का हमको औसत निकालना है तो पूरा परिवार का सम हमको निकालना होगा। औसत का फॉर्मूला आप लोग को सबको पता ही होगा। ठीक है, औसत का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल मेंबर बटे नंबर ऑफ मेंबर, ये बेसिक फॉर्मूला है। औसत में तो एक ही तो फॉर्मूला ही है, आपको वो याद रखना जरूरी है, बस यही फॉर्मूला। उसके बाद औसत का कोई भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। एवरेज जब निकालना हो तो कोई जिसका भी एवरेज निकालना हो तो उसका सम अब बटे जितना नंबर है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ फैमिली का हमको एवरेज निकालना है, तो फैमिली का जितना भी जो उनका एज है उसका सम निकाल लेंगे, और बट्टा कितना मेंबर है, बस बैठा दीजिए। अब यहाँ पे हम सम निकालने के लिए, अभी हम लोग सम ही निकाल रहे थे वहाँ पे, तो दादा दादी का 134 निकला था, मम्मी पापा मदर फादर मदर का 72 निकला था, और 18 निकला था उसका तीनों पोता पोती का। तो ये सब तीनों को जोड़ दिए और बट्टा टोटल मेंबर कितना हो गया, दादा दादी मम्मी पापा और आपका तीनों पोता पोती, तो आपका सब मिला के 7 हो जाता है। तो इसलिए 7 से डिवाइड कर दिए। देखिए 224 आ रहा है ऊपर में जोड़ने के बाद, और नीचे में 7 आ जाएगा, आंसर 32। देखिए समझाने में और एक चीज़ देखिए, जब एग्जाम में आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो इतना आप लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, इतना आप लोग नहीं लिखिएगा, क्योंकि इस समझाने के लिए हम पहले सॉल्व कर लिए हैं उसको, आप लोग को समझाने के लिए। और उसके बाद फिर अब देखिए आप लोग जब एग्जाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ ये वाला लिखिएगा, ये वाला, और उसके बाद ये वाला लिखिएगा 36 दूनी 72 से, डायरेक्ट आप 72 भी लिख सकते हैं, और ये वाला लिखिएगा 6 3 18, और तीनों को जोड़ के आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये वाला एग्जाम में इतना लिखना है आपको। देखिए थोड़ा लिखने में इतना भी कंजूसी नहीं करना चाहिए कि आंसर ही हम लोग, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना, इसको तो आप यहाँ पे आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा बस।
अब बताइए इतना लिखने के लिए हम ट्रिक याद करना होगा हमको। और ट्रिक क्या होता है, एक चैप्टर में हर टाइप्स के लिए अलग अलग ट्रिक बताया जाता है, तो उतना ट्रिक पे भरोसा मत कीजिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक लेकिन ज़्यादा भरोसा रखिए बेसिक पे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर 32 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी है एवरेज से, और देखिए एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, 6 परीक्षणों का औसत आपका 45.5 दिया हुआ है, तो उसका योग निकाल लेंगे। उसके बाद 7 एक परीक्षण इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, एक परीक्षण जुड़ जाने के बाद औसत हो जा रहा है 47, तो अब उसका योग निकालना पड़ेगा। तो सातों का यहाँ पे योग, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ दीजिएगा, लास्ट में आपको क्या निकालने बोल रहा है, आपको नया परीक्षण कितना था वो पूछा गया है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा आपको कोई भी क्वेश्चन में 10 सेकेंड तो देना ही पड़ेगा समझने के लिए, हड़बड़ाने से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब 7 एक ठो परीक्षण और किया गया, तो उसके बाद औसत में 47 हो गया, पहले था 45.5, अब औसत में आ गया आपका 47। तो आप सातों का योग निकाल देंगे, 329 हो जाएगा। अब देखिए नया परीक्षण कितना था वो पूछा गया है, तो नया परीक्षण निकालने के लिए तो इसका सातों का 329 आपका सम आ रहा है, और इधर 6 का 273 आ रहा था। तो जब इस 329 में से 273 घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमको कि 56, वो जो 7वां जो परीक्षण था, यानी अगला जो एक ठो नया परीक्षण जुड़ा था, उसका वैल्यू 56 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सीआई का है, और ये लगा के सीआई में दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए सीआई से क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी आप एनालिसिस देख रहे होंगे, उसमें भी आपको पता चल रहा होगा सीआई एसआई सबसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन को इजी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बेसिक रूल इस सब में अप्लाई करना, यहाँ पे हमको ट्रिक का यूज कर जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें आप बेसिक रूल आप सोच नहीं पाइएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें। देखिए इसमें दिया हुआ था आपका मूलधन, क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मूलधन दिया हुआ है 2000, और 2 साल के बाद 2420 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। 2 साल के बाद याद रखिएगा, 2 साल। अभी हम लोग इससे पहले भी बताए थे, तो उसमें जो 2 1 और 3 3 1 का कोड बताया, तो उसमें भी समय पे ही सब खेला है, ठीक है। यहाँ पे 2 साल समय दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगाए हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्क्वायर रूट दोनों में, यहाँ 2 साल था तो स्क्वायर रूट, अब यही चीज़ अगर 3 साल रहता, तो यहाँ पे क्या करते हम लोग, क्यूब रूट निकालते इसका, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़े ही हैं आप लोग, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालते, तो चूंकि यहाँ 2 साल समय था, इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाले हैं। अब स्क्वायर रूट निकाल, देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर कटेगा तो उसको काट देना है, कटेगा तो काट देना है, इसीलिए हम यहाँ पे 2000 यहाँ कट रहा था, ये दोनों ए और पी, यानी ए क्या है, मिश्र धन है, 2000 रुपया मूलधन था, ये मिश्र धन था। तो अगर मिश्र धन मूलधन कट रहा है, ठीक ना, यहाँ पे जैसे 0 से 0 कट रहा था, तो हम काट दिए। उसके बाद काट के इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ले आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 100 और आपका 121 निकलेगा। अब 100 का स्क्वायर रूट जब निकालिएगा तो 10 निकलेगा, 121 का 11 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन अगर 10 है और मिश्र धन 11 है, तो वृद्धि कितना का हो रहा है, 1 का, इसलिए ऊपर में 1 का वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पे कितना से 1 का वृद्धि हो रहा था, क्योंकि 10 से 1 का वृद्धि हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखाएगा नीचे में। याद रखिएगा, जितना का वृद्धि, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि, ठीक। और कितना से, 10 से। अब प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो गुना 100 कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे काट के आप लाइएगा तो 10% आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, अगर ये सब आपको, अगर जो वीडियो हम बनाए हैं समझ में आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। और लाइक करने से हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, इसलिए हम आगे और भी इसी तरह का जो बचा हुआ है इस एग्ज़ाम में, और टोटल 35 क्वेश्चन था ये जो हम सेट बना रहे हैं, तो उसमें हम 15 बनाए हैं, और बच गया जो 20, उसको भी हम बना देंगे। मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग को एक लाइक हक से हम बोलेंगे कि देना चाहिए। और अगर आप लोग को नहीं लगता है, और इससे हमको कोई बेनिफिट भी नहीं है, बस अच्छा लगता है बनाने में, हम सेट मार रहे थे, सोचे आप लोग के लिए भी अब वीडियो चैनल जब बनाए हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज है कि आप लोग के लिए वीडियो बनाए। बस थोड़ा समय नहीं मिल पाता, खुद भी तैयारी करना पड़ता है, हम खुद एनटीपीसी का भरे हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से, तो लीजिए हेल्प,
लाइक मारिए और फिर आगे हम बनाते हैं इसका वीडियो। देखिए अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। आखिरी क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, इस सबका कोई ट्रिक नहीं होता। इसमें घन का आयतन दिया हुआ था 512, ठीक है, तो घन का आयतन दिया हुआ था 512, और आपका क्वेश्चन था कि सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयतन दिया हुआ है घन का, और क्षेत्रफल पूछा है, तो आयतन का पहले हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या, भुजा चाहिए, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल का, इसमें दो ठो फॉर्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। पहला तो आपको घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, यानी सतहों का क्षेत्रफल, तो घन में 6 ठो सतह होता है, इसलिए 6 गुने उसका भुजा स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि घन है तो सब भुजा उसका बड़ा स्क्वायर जैसा रहता है, तो इसको घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। और घन का आयतन का फॉर्मूला यह होता है भुजा क्यूब, ये याद रहना चाहिए आपको, जो कि याद होगा बहुत कोई को। तो अब यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, 512 का क्यूब रूट, जब ए क्यूब इक्वल टू 512, तो ए बराबर निकल जाएगा आपका 8। अब ए बराबर जब 8 निकल गया, तो सतहों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 64 बराबर 384।